कई सालों तक मुझे पूरी दुनिया में नंबर 1 माना जाता था, लेकिन फिर पूरे एक दशक तक मैं पहाड़ों की गहराइयों में एक शांत और सिंपल जिंदगी जीता रहा। दिन पर दिन वही पुराना रूटीन, बस फूलों की देखभाल करना, सब्जियां उगाना और साइलेंस में अपनी कल्टीवेशन करना। मेरे इस फेज के दौरान कल्टीवेशन की दुनिया में न जाने कितने पावरफुल एक्सपर्ट्स और स्पेल मास्टर्स आए और चले गए, और मेरे बारे में अफवाहें भी धीरे धीरे धुंधली हो गई। सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब कोई मेरा नाम तक नहीं लेता था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अनाड़ी सी लड़की अचानक मेरे बैरियर को तोड़कर अंदर घुस आई और उसने मेरे सब्जियों के खेत को तहस नहस कर दिया। वो बेचारी रोते बिलखते हुए बार बार माफी मांग रही थी और उस मैस को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसने रोते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से मेरा सिलेक्शन स्वांतियन सेक्ट में हुआ था, लेकिन वहाँ कोई भी मुझे अपना डिसाइपल बनाने को तैयार नहीं है। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं और सिखाना नहीं चाहते, जबकि इयोन फैमिली ने साफ साफ कहा था कि मेरा टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर का नामो निशान तक नहीं मिला। दूर दूर तक उसे टैलेंटेड नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वो इतनी लाउड और जिद्दी थी कि मेरे पास उसे अपनी डिसाइपल एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। पर जब मैंने उसकी बॉडी को ठीक से चेक किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो वंस इन 10,000 ईयर्स केओस डाउ बॉडी थी। स्वानतियन सेक्ट के उन बूढ़े बेवकूफों ने ऑलमोस्ट एक असली जीनियस को बर्बाद ही कर दिया था। इसी तरह 5 साल बीत गए। मैंने झाओ मियान को एक नॉर्मल इंसान से, जिसे ची तक सेंस करना नहीं आता था, एक ऐसी ग्रेसफुल लड़की में बदल दिया जिसकी कल्टीवेशन स्टेडीली लेट गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुकी थी। अब वो रोज कल्टीवेशन करने के अलावा गार्डन संभालती, कपड़े धोती और खाना बनाती थी। घाटी में वो एक मुश्किल जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसने कभी एक बार भी शिकायत नहीं की। इसके बजाय वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड दिखती थी। फिर एक दिन जब मैं फिशिंग करके लौटा तो मैंने देखा कि वो फसलों को पानी देने के लिए एक छोटा सा वाटर स्पेल यूज कर रही थी। उसका कंट्रोल बहुत ही प्योर और रिफाइंड हो चुका था। मैंने उसे आवाज दी, वो तुरंत रुकी, आज्ञाकारी बच्चों की तरह दौड़ कर आई और मेरे हाथ से फिश बास्केट लेते हुए बिना कुछ बोले बस प्यारे से मुस्कुरा दी। मैंने उसे शांत होकर देखा और कहा, तुम्हारी कल्टीवेशन अब स्टेबल हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए पहाड़ से नीचे जाने का टाइम आ गया है। ये सुनते ही उसकी स्माइल वहीं फ्रीज हो गई, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने रूंधे गले से पूछा, मास्टर क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? लेकिन मैंने उसके आंसुओं को इग्नोर किया और अपनी बात कंटिन्यू रखी। स्वानतियन सेक्ट वापस जाओ। 5 साल पहले उन्होंने तुम्हें कचरा कहा था और बोला था कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अब तुम वापस जाओगी और उन्हें दिखाओगी कि वो कितने अंधे थे। मेरा डिसाइपल पूरी जिंदगी एक वेस्ट का टैग लेकर नहीं घूम सकता। उसने अपने होंठ भींचे, उसकी आंखों में साफ झिझक थी। वो फुसफुसाई, लेकिन और मैंने उसे बीच में ही टोक दिया, कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम मेरी डिसाइपल हो, तुम्हें वो वापस हासिल करना ही होगा जो तुम्हारा है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाया था, आज तुम उन्हें खुद को रिस्पेक्ट से देखने पर मजबूर कर दोगी। फिर मैंने अपनी रोब से एक जेड पेंडेंट निकाला। ये एक सिंपल सा पीस था जिस पर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर नक्काशीदार था, एक ऐसा पेंडेंट जिसे मैंने पूरे 100 सालों तक अपनी लाइफ बाउंड टेक्निक से सींचा था। उसे उसकी कमर पर बांधते हुए मैंने कहा, इसके होते हुए इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाओ, जो काम अधूरा है उसे पूरा करो और फिर वापस आ जाओ। उसने सिर हिलाया, आंखों में अभी भी आंसू थे, और उसने जमीन पर सिर रखकर भारी मन से 3 बार प्रणाम किया और कहा, मास्टर अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपका नाम कभी डूबने नहीं दूंगी। इसके बाद वो चली गई। हर कुछ स्टेप्स पर पीछे मुड़कर देखती रही जब तक कि उसकी फिगर घाटी के कोने में गायब नहीं हो गई। उसके जाने के बाद घाटी में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। दिन फिर से उसी शांत और मोनोटोनस रूटीन में ढल गए। हालांकि कभी कभी मुझे फसलों को पानी देते हुए उसकी वो अनाड़ी सी फिगर याद आ जाती थी, पर बाकी सब नॉर्मल था अंटिल अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे। उस दोपहर जब मैं एक गोभी के पौधे को पानी दे रहा था, अचानक मेरा दिल बहुत जोर से धड़का, जैसे किसी ने एक इनविजिबल हथौड़े से वार किया हो। मेरे हाथ से पानी की बाल्टी एक लाउड क्लैंग के साथ नीचे गिर गई। पानी मेरे पैरों पर फैल गया। मैं तुरंत समझ गया, ये वही जेड पेंडेंट था। वो टूट चुका था। मेरे दिल की गहराइयों से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला किलिंग इंटेंट जागा, एक ऐसा एहसास जो मैंने पिछले 10 सालों में कभी फील नहीं किया था, क्योंकि वो पेंडेंट मेरी सेंचुरी ओल्ड लाइफ बाउंड टेक्निक से बना था और उसमें मेरी डिवाइन सेंस का एक हिस्सा था। कोई ओल्ड मॉन्स्टर भी अगर होता तो झाओ मियान को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे मेरे उस सेंस से निपटना पड़ता, और जो कोई भी उसे डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है वो कम से कम नेसेंट सोल या स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर होगा। तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अचानक ऐसा कौन सा एक्सपर्ट आ गया? नहीं, ये बात सही नहीं है। उस लेवल का कोई भी बंदा पेंडेंट पर मेरी टेक्निक का ऑरा डेफिनेटली पहचान जाता, और ये जानने के बाद भी उन्होंने उसे मारने की हिम्मत की, इसका मतलब वो मेरे लिए आ रहे थे। ये सोचकर मैं एक ठंडी हंसी हंस पड़ा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर मैं अपने सब्जी के खेत के सेंटर की तरफ बढ़ा, जहाँ एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की स्टिक जमीन में गड़ी हुई थी, एक ऐसी चीज जिसे मैंने 10 साल पहले बीन की बेलों को सपोर्ट देने के लिए कैजुअली जमीन में गाड़ दिया था, जो अब पूरी तरह से सड़ चुकी थी और ऐसा लगता था जैसे छूते ही टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ा और धीरे धीरे मिट्टी से बाहर खींचा, सारी धूल झड़ गई और सूरज की रोशनी में अचानक एक गहरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली चमक कौंधी। उसकी सड़ी हुई बाहरी लेयर इंच दर इंच चटक कर गिरने लगी और अंदर छिपी हुई एक बेहद शार्प और चमचमाती ब्लेड बाहर आ गई, और उस तलवार पर जंग की परतों के नीचे 2 प्राचीन अक्षर धुंधले से दिखाई दे रहे थे, वेंतियान। मैं धीरे से बुदबुदाया,
10 साल से कोई खून नहीं बहा। पता नहीं मेरा पुराना पार्टनर भी जंग खा गया होगा क्या। फिर मैं तलवार लेकर आंगन में आया, जहाँ एक टूटा हुआ नीले रंग का गमला रखा था जो कब का सूख चुका था और उसमें सिर्फ सूखी मिट्टी भरी थी। मैंने एक सिंगल किक मारी और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मिट्टी को खोदकर मैंने तेल में लिपटा हुआ एक बंडल निकाला जो ऑलमोस्ट गल चुका था। जैसे ही मैंने उसे खोला, उसकी रैपिंग धूल बनकर उड़ गई और अंदर से निकला एक डार्क पुराना बटरफ्लाई शेप का टोकन। उसके मार्क्स ऑलमोस्ट गायब हो चुके थे, फिर भी उसमें से एक भारी और प्राचीन ऑरा आ रहा था। उसे अपनी रोब के अंदर रखने के बाद मैं हाथ में तलवार लिए आंगन में खड़ा हुआ और सोचने लगा, 10 साल, पूरे 10 साल मैं इन पहाड़ों में छिपा रहा। क्या इस दुनिया के लोग मेरा नाम भूल चुके हैं? क्या वो ये भूल गए कि मेरी तलवार हमेशा उनके सिर पर लटकती थी? और उसका खौफ क्या होता था? ये जाहिल बेवकूफ मेरी नाक के नीचे अपने सेक्स बनाकर खुद को मसीहा समझने की हिम्मत कर रहे हैं, और अब इन्होंने मेरे डिसाइपल को छूने की हिम्मत की है। ये सोचते ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरी फिगर घाटी से गायब हो गई। पीछे छूट गया तो बस वो तबाह हुआ सब्जियों का खेत और टूटा हुआ गमला। ऐसा लग रहा था कि अब इस दुनिया को एक बार फिर लूबेई मुंह का नाम याद दिलाने का वक्त आ गया है। टूटे हुए जेड पेंडेंट से आ रहे धुंधले से ऑरा को फॉलो करते हुए मैं ईस्ट की तरफ निकल पड़ा। कोई जल्दबाजी नहीं थी, मैं बस आराम से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। मेरे एक कदम बढ़ाने पर ही मेरे पैरों के नीचे के पहाड़ और नदियां सिकुड़कर पीछे छूटते जा रहे। पहाड़ों में 10 साल बिताने के बाद मैं साफ फील कर सकता था कि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी अब बहुत थिन और कमजोर हो चुकी है। यहाँ तक कि कल्टीवेटर्स की क्वालिटी भी बुरी तरह गिर चुकी थी। पहाड़ से निकलने के कुछ ही देर बाद मैंने यंग कल्टीवेटर्स के एक ग्रुप को बातें करते सुना। उन्होंने काफी ब्राइट और महंगे कपड़े पहने हुए थे। उनकी एक्सेसरीज भी एकदम कमाल की थी। कमर पर जेड पेंडेंट्स लटके थे और उनके चेहरों पर साफ घमंड दिख रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि किसी बड़े और नामी सेक्ट के चेले हैं। उनमें से एक ने कहा, तुमने सुना स्वानतियन सेक्ट की वो कचरा जियांग शाओमियन पहाड़ से नीचे जाने के बाद पता नहीं कैसे लकी रही और उसने सक्सेसफुली अपना फाउंडेशन फॉर्म कर लिया। दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर उसने फाउंडेशन फॉर्म कर लिया? एक यूजलेस वेस्ट जो स्पिरिचुअल पावर तक रिलीज नहीं कर सकती, वो इसके बाद भी बॉटम टियर कचरा ही रहेगी। एक और ने हेट के साथ अपनी बात जोड़ी, मैंने सुना है उसने सीनियर ब्रदर गु युनफेई को इंजर्ड भी कर दिया। कितनी हिम्मत है उसकी। सीनियर ब्रदर गु सेक्ट मास्टर के पर्सनल डिसाइपल हैं, एक असली जीनियस। उस कचरा लड़की ने पक्का कोई गंदा डेमोनिक ट्रिक यूज किया होगा। तभी एक और आवाज आई, मैंने सुना है सेक्ट ने उसे ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है और माउंटेन गेट पर उसे टॉर्चर करके पूछताछ की जा रही है। ठीक उसी मोमेंट पर चाय का कटोरा पकड़े हुए मेरा हाथ थोड़ा सा रुका। फिर मैं धीरे धीरे चलकर गया और सीधे उनकी टेबल के सामने खड़ा हो गया। मैंने बड़े शांत मन से पूछा, स्वानतियन सेक्ट का रास्ता कहाँ से है? उनका जो लीडर था उस लड़के ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मेरे खुरदरे लिनन के कपड़े और मेरे हाथ में वो टूटी हुई लोहे की तलवार। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ नफरत और हिकारत चमक उठी। वो हंसते हुए बोला, तू होता कौन है बे? अब तेरे जैसे लोग स्वानतियन सेक्ट के बारे में पूछेंगे, चल निकल यहाँ से। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपनी एक उंगली को थोड़ा सा ऊपर उठाया। मेरी उंगली की टिप से तलवार की एक हल्की सी ऑलमोस्ट इनविजिबल एनर्जी निकली और चुपचाप उनकी टेबल को चीरती हुई निकल गई। एक सेकंड के लिए तो वो सब फ्रीज हो गए, पर अगले ही पल उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखने लगा, क्योंकि उनकी कमरों पर जो तलवारें बड़े घमंड से लटक रही थीं, वो बीच से एकदम साफ 2 टुकड़ों में कट चुकी थीं। कट्स इतने स्मूथ थे जैसे शीशा हो, और कटी हुई ब्लेड्स एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी और उन्हें तो भनक तक नहीं लगी थी कि मैंने मूव कैसे किया। उस लड़के का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और वो कांपते हाथों से मेरी तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उसी शांत आवाज में दोबारा पूछा, अब बता सकते हो? उन्होंने तुरंत एक डायरेक्शन की तरफ उंगली उठाई और हकलाते हुए इशारा किया। उनकी हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी और बोल दे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैं सोचे बिना नहीं रह सका कि कल्टीवेशन वर्ल्ड की इस नई जनरेशन का क्या हाल हो गया है। ये मेरी सबसे नॉर्मल स्वॉर्ड एनर्जी का एक सिंगल वार तक नहीं झेल पाए। कितने बोरिंग हैं ये लोग। उन्होंने जो रास्ता बताया था उस पर चलते हुए आधे दिन से भी कम समय में एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट था जिस पर बोल्ड अक्षरों में लिखा था स्वानतियन सेक्ट। ये सो कॉल्ड बड़े सेक्ट की बढ़ती हुई धक और रुतबे को दिखा रहा था, लेकिन उनकी बदकिस्मती देखो, उनका वो रुतबा आज ही खत्म होने वाला था। माउंटेन गेट के सामने एक जबरदस्त भीड़ जुटी हुई थी। लोग एक के ऊपर एक ऐसे खचाखच भरे हुए थे कि वहाँ दम घुट जाए। मैं बिना किसी एफर्ट के उनके बीच से निकलता हुआ सीधे स्क्वायर के सेंटर में पहुंच गया, जहाँ का नजारा देखकर मेरा खून खौल उठा। शाओमियन को बाहों जितनी मोटी जंजीरों से एक काले पत्थर के खंभे से बांधा गया था। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। उसके कभी साफ रहने वाले कपड़े अब चिथड़े हो चुके थे। उसका सिर कमजोरी से एक तरफ लटका हुआ था और वो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में थी। और उसके ठीक सामने एक घमंडी सा नौजवान खड़ा था। पक्का ये वही गु युनफेई था जिसका उन्होंने जिक्र किया था। उसके हाथ में एक लंबा कोड़ा था जिससे बिजली कड़क रही थी। वो बेहद क्रूर और सेटिस्फाइड लुक के साथ शाओमियन को देख रहा था और कोड़े से उसकी पीठ पर वार कर रहा था। जैसे ही कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ता, बिजली के धमाके के साथ एक और जला हुआ घाव बन जाता। वो चिल्लाया, बोल, तूने ये टेक्निक कहाँ से सीखी? तू किस डेमोनिक रास्ते पर चल रही है? दर्द के मारे शाओमियन की बॉडी बुरी तरह कांप उठी और उसने अपने होंठ भींच लिए और मुंह से एक चीख तक नहीं निकलने दी। वो कमीना हैसा अभी भी अकड़ है। हाँ, फिर उसने अपनी आवाज और लाउड की, कौन है तेरा वो मास्टर जिसने तुझ जैसी कचरा लड़की को ये सब सिखाया? नाम बता तो शायद मैं तुझे एक आसान मौत दे दूं। ये सुनकर आसपास खड़े चेले जोर जोर से हंसने लगे, उस पर उंगलियां उठाने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। जब मैंने देखा कि वो कोड़ा दोबारा गिरने ही वाला है, जब मैंने अपनी डिसाइपल की पीठ पर उन गहरे घावों को देखा और उन सबके चेहरों पर वो घटिया हंसी देखी,
मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। मेरे हाथ में जो टूटी हुई लोहे की तलवार थी उसमें से एक हल्की सी गूंज निकली और अगले ही पल रोशनी की एक ऐसी लकीर जो इतनी तेज थी कि ऑलमोस्ट इनविजिबल थी, हवा को चीरती हुई निकल गई। गु यूनफेई के चेहरे की हंसी वहीं फ्रीज हो गई। उसने बड़े शौक के साथ धीरे से नीचे देखा। मेरी वो जंग लगी हुई तलवार उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। ब्लेड से खून टपक रहा था और उसकी लाइफ तेजी से खत्म हो रही थी। भीड़ की हर एक आंख उस तलवार को फॉलो करते हुए पीछे की तरफ आई, सीधे मुझ पर, जो बिना किसी को पता चले स्क्वायर के कोने में खड़ा था। जैसे जैसे मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, गु यूनफेई की बची कुची सांसें भी दम तोड़ रही थी। जब तक मैं उसके पास पहुंचा, उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो मर चुका था। मैंने उसकी लाश पर एक नजर तक नहीं डाली। स्वानतियन सेक्ट के उन डरे हुए चेलों पर अपनी नजर घुमाते हुए मैंने बेहद शांत लेकिन खौफनाक गुस्से के साथ कहा, इसका मास्टर मैं हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है? मेरे ये शब्द बोलते ही पूरे मैदान पर एक सन्नाटा छा गया, जो अगले ही पल खौफ की एक बहुत बड़ी लहर से टूट गया। पहली रो में खड़े चेले तो डर के मारे जमीन पर ही गिर पड़े। उनसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। तभी रोब पहने एक एल्डर आगे आया। वो गुस्से और डर से कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, अरे वो बदतमीज पागल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू स्वानतियन सेक्ट के गेट पर आकर मर्डर करे, और वो भी सेक्ट मास्टर के पर्सनल डिसाइपल का। लेकिन मुझे उससे बात करने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बस एक बार उसकी तरफ देखा। मेरी उस सिंगल लुक में वो स्वॉर्ड इंटेंट था जिसे मैंने 10 सालों से यूज नहीं किया था। उसकी आवाज वहीं की वहीं रुक गई। उसके चेहरे का गुस्सा और डर एकदम फ्रीज हो गया, क्योंकि अगले ही सेकंड उसकी स्किन के नीचे से खून की अनगिनत बारीक लाइनें फूट पड़ी। उसकी पूरी बॉडी टूटे हुए कांच की तरह मांस और खून के ढेर में बदल गई। उसकी आत्मा तक को भागने का मौका नहीं मिला। तभी भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया और पूरे स्क्वायर पर भगदड़ मच गई। चेले अपनी जान बचाकर सेक्ट के अंदर भागने लगे और चिल्लाने लगे, ग्रैंड फॉर्मेशन खोलो, फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। एक बहुत भारी गड़गड़ाहट के साथ स्वानतियन सेक्ट की मेन पीक हिलने लगी और आसमान में एक बहुत बड़ा नीले रंग का बैरियर खड़ा हो गया, जिसने पूरे माउंटेन गेट को एक उल्टे कटोरे की तरह ढक दिया। उस बैरियर के सरफेस पर प्राचीन और मैजेस्टिक ऑरा वाले रून्स तैर रहे थे। ये स्वानतियन सेक्ट की नींव थी, एक ऐसा फॉर्मेशन जिसके बारे में कहा जाता था कि ये एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की पूरी ताकत को भी आराम से झेल सकता है। जब मैंने उस बैरियर के पीछे छिपे चेलों को देखा, जिनके दिल अभी भी कांप रहे थे और जिनकी आंखों में मेरे लिए नफरत और खुद के बच जाने का सुकून साफ दिख रहा था, तो मुझे ऑलमोस्ट हंसी आ गई। उन्हें सच में लग रहा था कि वो सेफ है। मैं हाथ में वेन तियान लिए आगे बढ़ा और उस विशाल लाइट कर्टेन के सामने जाकर रुक गया। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली की टिप से उस तैरते हुए फॉर्मेशन को हल्के से टच किया, और ठीक उसी मोमेंट पर कांच के धीरे से चटकने जैसी एक क्रिस्प आवाज गूंजी। जहां मेरी उंगली ने टच किया था, वहां से एक बारीक ऑलमोस्ट इनविजिबल क्रैक एक डरावनी स्पीड से बाहर की तरफ फैलने लगा। एक के बाद एक क्रैक्स मकड़ी के जाले की तरफ फैलते गए, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे बैरियर को कवर कर लिया। स्वानतियन सेक्ट के उन चेलों के चेहरों के एक्सप्रेशन सुकून से सीधे एब्सोल्यूट खौफ में बदल गए, और एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ वो सो कॉल्ड अमर ग्रैंड फॉर्मेशन रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया और उनकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो था प्योर स्लॉटर। मैं जहाँ खड़ा था वहां से मेरी फिगर गायब हो गई और मैं एक ऐसी इनविजिबल परछाई में बदल गया जो उस घबराई हुई भीड़ के बीच से चीरती हुई निकल रही थी। वो आउटर डिसाइपल जिसने कभी झाओ मियान का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि वो चीतक सेंस नहीं कर सकती, मैंने वैन तियान को सीधे उसकी गर्दन के आर पार कर दिया। उसके चेहरे का घमंड हमेशा के लिए फ्रीज हो गया। वो इनर डिसाइपल जिसने कभी जानबूझकर मियान पर गंदा पानी फेंका था, मैंने एक तावीज उसकी तरफ उछाला जो भड़कती हुई आग की लपटों में बदल गया और उसकी चीखों के साथ उसे राख में मिला दिया। और वो हर एक इंसान जो उस पनिशमेंट प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े होकर हंसा था, मुझे उन सबका चेहरा याद था। मेरे हाथ में वैन तियान जैसे जिंदा हो उठी थी। हर एक स्विंग सीधे उस इंसान की जान ले रही थी जिसने कभी मेरी डिसाइपल को ह्यूमिलिएट किया था। माउंटेन गेट की सफेद पत्थरों वाली जमीन खून से लाल हो चुकी थी और हवा में मौत की बदबू फैल गई थी। ये जगह अब कोई पवित्र कल्टीवेशन ग्राउंड नहीं बल्कि एक जिंदा नरक बन चुकी थी। उनकी वो प्राउड टेक्निक्स मेरे सामने बच्चों के खेल जैसी थी। उनके वो बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स मेरी तलवार को छूते ही चकनाचूर हो रहे थे। हर एक दिल में एक ऐसा खौफ बैठ चुका था जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया था, क्योंकि उन्हें अब रियलाइज हुआ कि उन्होंने किसी मामूली कल्टीवेटर को नहीं बल्कि मौत को दावत दी है। जैसे ही मैं उस आखिरी एल्डर को जान से मारने वाला था जिसने खुद झाओ मियान पर हाथ उठाया था, अचानक मेन पीक की गहराइयों से एक ऐसा खौफनाक ऑरा निकला जो जियांग जिंगशान के ऑरा से भी दर्जनों गुना स्ट्रांग था। उसने पूरे स्वानतियन सेक्ट को हिलाकर रख दिया। एक गुस्से से भरी कड़कती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी। पीक से रोशनी की एक लकीर निकली और सीधे स्क्वायर के सेंटर में आकर रुकी। वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने सोने की कढ़ाई वाली डार्क सेक्ट मास्टर की रोब पहनी थी और सिर पर एक क्राउन था। उसका लुक बेहद कोल्ड और इम्पोजिंग था। उसकी स्पिरिचुअल पावर पागलों की तरह उबल रही थी। साफ था कि वो एक लेट स्टेज स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर था। जैसे ही वो लैंड हुआ, उसकी नजरें जमीन पर बिखरी लाशों और खून की नदियों पर पड़ी। उसका चेहरा पल भर में एक बेकाबू किलिंग इंटेंट से विकृत हो गया और उसकी आंखें तलवारों की तरह मुझ पर टिक गईं। वो दहाड़ा, क्या तूने ही मेरे डिसाइपल को मारा है? पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस खून से टपकती हुई वेंतियान को पकड़ा और बड़े आराम से हल्के इंटरेस्ट के साथ उसे देखने लगा। मेरे साइलेंस ने उसे और ज्यादा पागल कर दिया और वो गुस्से में हंसा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब से मैंने 300 साल पहले इस स्वानतियन सेक्ट की शुरुआत की है, तब से लेकर आज तक तू पहला ऐसा इंसान है जिसने यहाँ इतनी औकात दिखाने की हिम्मत की है। आज मैं तेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और ये पक्का करूंगा कि तुझे कभी दूसरा जन्म न मिले। जैसे ही उसकी आवाज रुकी, एक तेज झंझनाहट के साथ उसके पीछे एक हरी लंबी तलवार अपीयर हुई। उसका ऑरा बादलों को चीरता हुआ हवाओं को झकझोर रहा था, यहाँ तक कि आसमान का रंग भी बदलने लगा। बचे हुए चेले एक्साइटमेंट में चिल्ला उठे
ये सेक्ट मास्टर का पर्सनल वेपन है, किंग शुआन स्वॉर्ड। सेक्ट मास्टर ने मूव कर दिया है, अब ये पागल पक्का मरेगा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। सेक्ट मास्टर ने हैंड सील्स बनाए, कुछ मंत्र पढ़े और वो किंग शुआन स्वॉर्ड इतनी जोर से चमकी कि वो दर्जनों मीटर लंबी एक विशाल ब्लेड में बदल गई। वो पूरी ताकत से मेरी तरफ नीचे की ओर आई, आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर समेटते हुए। वो इतनी पावरफुल थी कि पहाड़ों और नदियों को दो टुकड़ों में फाड़ दे। और फिर भी मैं बस वहाँ शांत खड़ा रहा, यहाँ तक कि मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उस तलवार की तकनीक का स्टार्टिंग स्टैंस, स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करने का तरीका और उस स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर छिपा वो अधूरा दाव, ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा जाना पहचाना था। भले ही उसने बड़े अनाड़ी तरीके से इसे बदलकर कुछ अजीब सा बना दिया था, पर ये असल में मेरी ही पुरानी टेक्निक थी। मैंने उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले मेरी ही बनाई हुई एक रफ ड्राफ्ट तकनीक थी, जिसे मैं स्वॉर्ड टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए कैजुअली कागज पर घसीट दिया करता था। पता नहीं कैसे वो कबाड़ के पन्ने आगे पास होते गए और इस बेवकूफ ने उसे अपने सेट का सुप्रीम स्क्रिप्चर मान लिया। मैंने अपना सिर उठाया और गुस्से से लाल उसके चेहरे को ध्यान से देखा। मेरी यादों की गहराइयों से उसका एक बहुत पुराना, सीधा और हम्बल वर्जन इस आदमी के चेहरे से ओवरलैप होने लगा। और तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि अरे, ये तो वही है, वही एवरेज सा जूनियर जो कभी मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग लिए मेरे पीछे पीछे सीनियर ब्रदर लू चिल्लाते हुए घूमता था। और आज मेरे फेंके हुए कुछ रद्दी के टुकड़ों के दम पर ये भाई साहब एक सेक्ट मास्टर बन बैठे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। जैसे ही उसका वो वार, जो एक पूरे पहाड़ को दो टुकड़ों में फाड़ सकता था, मेरी तरफ नीचे आया, मैं फाइनली हिला। लेकिन मैंने अपनी तलवार नहीं निकाली और न ही खुद को डिफेंड करने के लिए किसी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया। मैंने बस सिंपली अपनी दो उंगलियां उठाई और उस विशाल ब्लेड को उनके बीच में आराम से दबोच लिया। उसी पल एक खौफनाक स्वॉर्ड एनर्जी का ब्लास्ट हुआ, जिसने हमारे आसपास की हर चीज को तहस नहस कर दिया। लेकिन वो ब्लास्ट मुझे 1 इंच भी नहीं हिला पाया। उसके चेहरे का वो गुस्सा और वो जीत की खुशी वहीं की वहीं फ्रीज हो गई और उसकी जगह आ गया एक गहरा कंफ्यूजन और डर। वो हकलाते हुए बुदबुदाया, ये इम्पॉसिबल है। वो पागलों की तरह अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर उस किंग शुआन स्वॉर्ड में झोंकने लगा, ताकि वो उसे थोड़ा सा ही सही पर आगे बढ़ा सके। मैंने उसकी इस फालतू की जद्दोजहद को देखा और बड़े शांत मन से कहा, तुम्हें ऐसी घटिया और कमजोर ट्रिक किसने सिखाई? मेरे इन शब्दों ने उसके बचे कुचे हौसले की भी धज्जियां उड़ा दी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो दहाड़ा और उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत उस तलवार में झोंक दी। ब्लेड बहुत जोर से कांपने लगी और मेरी उंगलियों की पकड़ से छूटने के लिए मानो दर्द से चीखने लगी। टूट जा साले, वो अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया और उसकी वो हरी लाइट इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया जाए। लेकिन एक जुगनू कभी सूरज से ज्यादा नहीं चमक सकता। वहाँ खड़े हर एक इंसान की फटी आंखों के सामने वो किंग शुआन स्वॉर्ड, जिसे स्वानतियन सेक्ट में एक दिव्य हथियार माना जाता था, अपनी टिप से चटकने लगी और देखते ही देखते टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर ढह गई। जैसे ही उसका वो पर्सनल वेपन तबाह हुआ, उसकी आत्मा को एक जबरदस्त झटका लगा और उसने ऑन द स्पॉट मुंह भरकर खून की उल्टी कर दी। उसने खून थूका और उसकी पूरी बॉडी मानो पल भर में दशकों बूढ़ी हो गई। उसका ऑरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और कांपती हुई उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्योर डर था। तो तुम आखिर हो कौन? लेकिन मेरे पास उससे और फालतू की बातें करने का कोई टाइम नहीं था। मैंने अपनी उंगलियां पीछे खींची और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदम एकदम हल्के और बिना किसी जल्दबाजी के थे, लेकिन मेरा हर एक कदम वहाँ खड़े हर इंसान के दिल पर एक भारी हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उस इनविजिबल प्रेशर के आगे बचे हुए चेले और एल्डर्स बार बार पीछे हटने को मजबूर हो रहे थे। कुछ की तो टांगे इतनी कांपी कि वो जमीन पर ही ढेर हो गए। वहीं वो सेक्ट मास्टर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी प्रेजेंस ने उसे पहले ही लॉक कर दिया था। उसकी बॉडी पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। अब वो बस बेबसी से मुझे अपने पास आते हुए देख सकता था कि कैसे मैंने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में एक आखिरी डेस्पिरेशन चमकी, जैसे वो मुझसे बदला लेने के लिए अपनी आत्मा को ही ब्लास्ट करना चाहता हो। पर मैंने बड़े आराम से कहा, मेरे सामने तुम्हारे पास खुद को ब्लास्ट करने की औकात भी नहीं है। और मेरी हथेली ने हल्के से उसके निचले पेट को टच किया, बस एक जेंटल टच, और मैंने हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन उसकी पूरी बॉडी ऐसे तड़प उठी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। और जैसे ही उसने नीचे अपने दांतियन की तरफ देखा, उसका एक्सप्रेशन कंफ्यूजन से सीधे एक अंतहीन मायूसी में बदल गया, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पावर उसने सैकड़ों सालों की मेहनत से कल्टीवेट की थी, वो एक टूटे हुए बांध के पानी की तरह बेकाबू होकर बहने लगी थी। उसकी नसों और मेरिडियंस से निकलकर वापस ब्रह्मांड में मिल रही थी। उसका वो कभी सॉलिड रहने वाला दांतियन एक पंचर हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया, जिसमें अब एनर्जी का एक कतरा भी नहीं रुक सकता था। और उसकी कल्टीवेशन की रैंक एक विजिबल स्पीड से नीचे गिरने लगी। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन से नेसेंट सोल, फिर गोल्डन कोर, और देखते ही देखते वो एक आम इंसान बन गया जो कभी कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। वो रूंधे गले से पागलों की तरह चीखा, मेरी कल्टीवेशन। वो जमीन पर एक मरती हुई मछली की तरह गिर पड़ा, तड़पने लगा और सांसों के लिए हांफने लगा। उसकी खून से लाल आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं, जैसे वो मेरी टेक्निक्स में, मेरे इस डोमिनेटिंग और कुचल देने वाले स्टाइल में कुछ जाना पहचाना ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और धीरे धीरे उसकी यादों के सबसे गहरे कोने में दफन वो सबसे बड़ा खौफ जागने लगा। उसे सैकड़ों साल पहले का वो चेहरा याद आ गया, जिसने एक पूरे एरा को किसी भगवान या शैतान की तरह अपने कदमों में झुका कर रखा था। उसे अपनी वो टेक्निक्स याद आ गई, जिन्हें वो तिजोरी में छुपा कर रखता था, जो असल में मेरे फेंके हुए रफ ड्राफ्ट्स के अलावा कुछ नहीं थी।
उससे वो खौफनाक प्रेजेंस याद आ गई जो अपनी एक सिंगल तलवार से पूरी दुनिया को कैंपा दिया करती थी। और जैसे ही उस लेजेंड की इमेज उसके सामने खड़े आदमी से ओवरलैप हुई, उसकी आंखों की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं, उसके होंठ कांपने लगे और उसने अपनी आखिरी बची कुची जान लगाकर फुसफुसाया, ता तुम लूबे मुंह हो। मैंने बिना किसी इमोशन के उसे नीचे देखा, जैसे कोई किसी मामूली कीड़े को देखता है, क्योंकि उसे अपाहिज करना तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद मैंने उसकी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। यह कभी उछलने कूदने वाला कीड़ा अब मेरी अटेंशन के लायक भी नहीं बचा था। इसके बजाय मैंने धीरे से अपनी नजरें दूर बनी उस विशाल मेन पीक की तरफ उठाई, जो स्वानतियन सेक्ट की असली नींव थी, वो स्पिरिचुअल वेन जिसने इसके सैकड़ों सालों के गौरव को संभाल कर रखा था। मैंने मन ही मन सोचा, 10 साल, पूरे 10 साल जब से मैं पहाड़ों में लौटा हूँ, ये वैन तियान नाम की तलवार मेरे सब्जी के खेत में धंसी थी, जिसे मैं खीरे और बीन्स की बेलों को सपोर्ट देने के लिए एक मामूली डंडे की तरह यूज कर रहा था। इसका किलिंग इंटेंट एक सिंपल लाइफ के धुएं में कहीं खो गया था, लेकिन अब शायद इसे मेरी मर्जी का एहसास हो गया था। इसमें से एक लो और एक्साइटेड सी गूंज निकली। मैं धीरे से बुदबुदाया, मैंने 10 साल सब्जियां उगाई हैं और 10 साल इस तलवार को पाला है। आज इस दुनिया को एक बार फिर इसकी धार याद दिलाते हैं। फिर मैंने बड़े आराम से वैन तियान को अपने सिर के ऊपर उठाया और ठीक उसी पल हवाएं थम गईं, बादल जम गए और पूरी दुनिया में जैसे एक सन्नाटा पसर गया, मानो वक्त खुद वहीं रुक गया हो। सारे साउंड और कलर्स गायब हो गए और आसमान और जमीन के बीच सिर्फ एक चीज बची, वो खौफनाक स्वॉर्ड इंटेंट जो मेरे और मेरी ब्लेड के अंदर से ब्लास्ट हो रहा था। ये कोई चमकती हुई स्पिरिचुअल लाइट नहीं थी और न ही कोई तबाह कर देने वाली डेमोनिक एनर्जी थी। यह एक प्योर एब्सोल्यूट विल थी जो हर एक चीज को चीर देने के लिए काफी थी। स्वानतियन सेक्ट के बचे हुए चेलों ने खौफ से देखा कि जिस ग्रैंड प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के भरोसे वो बैठे थे, वो उस स्वॉर्ड इंटेंट के आगे धूप में बर्फ की तरह पिघल गया। और फिर मैंने तलवार नीचे चलाई। कोई कान फाड़ देने वाली आवाज नहीं हुई, इनफैक्ट कोई साउंड ही नहीं था, जैसे टाइम और स्पेस का कोई मतलबहीन बचा हो। ब्लेड से एक ग्रे रंग का स्वॉर्ड ऑरा निकला जो इंसानी आंख से ओझल था। वो दिखने में धीमा था पर उसकी स्पीड सोच से भी परे थी। वो चुपचाप स्वानतियन सेक्ट की मेन पीक पर जा गिरा। एक पल के लिए सब कुछ एकदम स्टिल था। फिर एक हल्की सी चटकने की आवाज आई, जैसे किसी बड़ी तबाही की शुरुआत हो, और सबकी फटी आंखों के सामने एक गहरा अंतहीन क्रैक उस पूरे पहाड़ को चोटी से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में फाड़ता चला गया। और सिर्फ तभी आसमान और जमीन को हिला देने वाली एक भयानक गड़गड़ाहट गूंजी। वो स्पिरिचुअल वैन जो इस सेक्ट को जिंदा रखती थी, एक झटके में कट चुकी थी। स्पिरिचुअल एनर्जी के अनगिनत सोते किसी उफनती बाढ़ की तरह बाहर निकल पड़े और एक बड़े तूफान में बदल गए। पूरा पहाड़ ढहने लगा, विशाल चट्टानें नीचे गिरने लगी और धरती कांप उठी। और देखते ही देखते वो कभी बेहद आलीशान दिखने वाला स्वानतियन सेक्ट, जिसे कल्टीवेशन वर्ल्ड का उभरता हुआ पावर हाउस कहा जाता था, मेरी आंखों के सामने मलबे के ढेर में बदल गया। जब तूफान शांत हुआ और धूल छंटी, मैं अपनी तलवार को जमीन पर घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। टूटे हुए पत्थरों पर तलवार से गहरे निशान बन रहे थे, जैसे कोई लोहे से कागज पर लिख रहा हो। मैं पीछे किलिंग इंटेंट से भरे ऐसे शब्द छोड़ रहा था जिन्हें देखकर हजारों साल बाद के कल्टीवेटर्स भी खौफ से कांप उठेंगे। और उस तबाह हो चुकी जमीन पर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, जिसने भी मेरी डिसाइपल को नुकसान पहुंचाया उसका पूरा सेक्ट मिटा दिया जाएगा। और आज के बाद से लुबेन मू का नाम कोई भूला हुआ लेजेंड नहीं, बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सिर पर मंडराता हुआ साक्षात खौफ बनने वाला था। ये सब खत्म करने के बाद मैंने वैन तियान को बड़े कैजुअल स्टाइल में अपने कंधे पर रख लिया, जैसे कोई किचन का चाकू ले जा रहा हो। मेरे पीछे सेक्ट का मलबा था और धरती पर वो गहरा घाव जिसे फ्यूचर में देखने वाला हर कल्टीवेटर थर थर कांपेगा। जबकि मेरे सामने वो मौत की तरह खामोश मैदान था और स्वानतियन सेक्ट के बचे कुचे लोग जो जमीन पर खोई खोई आंखों से ऐसे पड़े थे जैसे उनकी आत्मा ही निचोड़ ली गई हो। लेकिन मैंने उन्हें एक नजर भी नहीं देखा। मैं सीधे सेंटर में बने उस पनिशमेंट प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। हवा में खून, धूल और एकदम घुटने वाले डर की भारी बू आ रही थी, पर मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरी डिसाइपल जियांग शाओमियन अभी भी उस ठंडे लोहे के खंभे से बंधी हुई थी। उसका वो कभी हंसता खेलता रहने वाला चेहरा अब कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें इतनी कमजोर थीं कि लग रहा था कि अगले ही पल टूट जाएंगी, पर वो होश में थी। और जब उसने अपना सिर उठाया और मुझे देखा तो उसकी बेजान आंखों में एक हल्की सी चमक कौंधी जो तुरंत ही आंसुओं के सैलाब में डूब गई। उसने रूंधे गले से बड़ी मुश्किल से कहा, मास्टर, पहले कि उसकी बची कुची ताकत भी जवाब दे जाती। उसने कसकर मेरे कपड़ों को पकड़ लिया और उसके आंसू मेरी चेस्ट को भिगोने लगे। जिस जंजीर से उसे बांधा गया था वो एक स्पेशल कोल्ड आयरन से बनी थी, जिसे किसी कल्टीवेटर के मेरिडियंस को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन मुझे अपनी तलवार निकालने की जहमत उठाने की भी जरूरत नहीं लगी। मैंने बस सिंपली अपनी 2 उंगलियां उठाई और जंजीर पर हल्के से फ्लिक किया और एक टूटते हुए धागे जैसी क्रिस्प आवाज के साथ वो सो कॉल्ड अटूट कड़ियां इंच दर इंच धूल में बदल गईं। जैसे ही जंजीरों का सपोर्ट हटा, वो आगे की तरफ सीधे मेरी बाहों में ढह गई। वो इतनी हल्की थी, मेरे गार्डन के सबसे बड़े पेठे से भी ज्यादा हल्की। उसे थामते ही मैं साफ फील कर सकता था कि उसके मेरिडियंस टूट चुके थे और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत भारी डैमेज हुआ था। मैंने तुरंत अपनी हथेली उसकी पीठ पर रखी और धीरे धीरे प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी की एक जेंटल स्ट्रीम उसकी बॉडी में गाइड की, उसके टूटे हुए रास्तों को रिपेयर करते हुए और उसकी दम तोड़ती लाइफ फोर्स को स्टेबल करते हुए। धीरे धीरे उसका कांपना बंद हुआ और उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। जब मैंने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को नीचे देखा तो मेरा दिल, जो पिछले 10 सालों से एक पुराने सूखे कुएं की तरह एकदम शांत था, आखिरकार पिघल गया। मैंने बड़े प्यार से कहा, अब सब ठीक है, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें घर ले चल रहा हूँ। मेरी आवाज एकदम शांत थी,
लेकिन उस सन्नाटे से भरे मैदान में दूर तक गूंज गई। और इसी के साथ मैं उसे गोद में उठाए पीछे मुड़ा और वहां से चल दिया। अपने पीछे मैं छोड़ आया था खौफ, रिस्पेक्ट और अचरज से भरी अनगिनत नजरें छोड़ आया था, एक पूरे सेक्ट की तबाही और एक लेजेंड का पुनर्जन्म। लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार उसकी कंडीशन थोड़ी और स्टेबल हुई। उसने एक बहुत ही कमजोर और रुंधी हुई आवाज में धीरे से पूछा, मास्टर क्या हम वापस नॉनशान जा रहे हैं? मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बिल्कुल, हम घर जा रहे हैं। और मैं एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसे वापस नॉनशान ले आया। स्वानतियन सेक्ट का वो मलबा और उस शौक से जो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड हिल चुका था, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरी दुनिया एक बार फिर इस शांत पहाड़ और मेरी बाहों में मौजूद इस लड़की तक सिमट चुकी थी। वो छोटा सा लकड़ी का घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था। मेरे एब्सेंस में भी फॉर्मेशन की वजह से आंगन के पौधे एकदम हरे भरे थे। मैंने शाओमियन को बड़े आराम से उसके कमरे के बेड पर लेटा दिया, जहाँ थकावट और चोटों की वजह से वो तुरंत एक गहरी नींद में सो गई। उसे ठीक करने के लिए मैंने किसी फैंसी या कॉम्प्लिकेटेड दवाइयों का यूज नहीं किया। इसके बजाय मैंने पहाड़ के पीछे वाले झरने से प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी खींचकर उसके घावों को साफ किया और उन्हें हील किया। फिर मैंने बेड के नीचे से धूल से सना हुआ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसमें से एक अजीब सी डार्क गोली निकालकर बिना सोचे समझे उसके मुंह में ठूंस दी। ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने कभी मजाक मजाक में बनाया था और मैं इसके एग्जैक्ट इफेक्ट्स भी भूल चुका था। बस इतना याद था कि जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो ये कैंडी की तरह उसे रिप्लेनिश करने का काम करती थी। इसके बाद मेरे दिन फिर से वही सब्जियां उगाने, फिशिंग करने और पानी भरने के रूटीन में लौट आए। बस अब फर्क सिर्फ इतना था कि हमेशा एक छोटी सी परछाई मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी, क्योंकि जब शाओमियन सोकर उठी तो वो पहले की तरह लाउड या रोतलू नहीं रह गई थी। इसके बजाय वो काफी शांत और बहुत ज्यादा मेहनती हो गई थी। वो रोज सुबह धूप निकलने से पहले उठ जाती और मेरी सिखाई हुई टेक्निक्स की बार बार प्रैक्टिस करती। जिंदगी और मौत का सामना करने के बाद उसकी कैओस डाओ बॉडी का असली पोटेंशियल पूरी तरह जाग चुका था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब रुकी हुई नहीं थी, बल्कि एक उफनती हुई नदी की तरह बह रही थी। उसका हर एक मूव एक ऐसे पावरफुल ऑरा के साथ आता था जो कभी कभी मुझे भी थोड़ा सरप्राइज कर देता था। उसका डाओ हार्ट अब एकदम अटूट बन चुका था, जबकि मैं आज भी उतना ही आलसी था। मैंने अपनी वैन तियान को वापस ले जाकर सब्जी के खेत में गाड़ दिया था। कभी कभी उसे फल काटने के लिए बाहर निकाल लेता, या फिर पास भटकने वाले किसी जाहिल जंगली जानवर को कूट कर भगाने के लिए। और वो जो पुराने रद्दी के पन्ने मैंने जमीन से खोदे थे, उन्हें वापस बड़े कैजुअल स्टाइल में मिट्टी के नीचे दबा दिया। ऊपर से मिट्टी को अच्छे से थपथपा कर दबा दिया, ताकि अगली बार जब मैं पौधों को पानी दूं तो वो बहकर बाहर ना आ जाए। और सब कुछ बिल्कुल उसी शांत और पुराने रिदम में लौट आया जैसा 10 साल पहले था। ये सुकून इतना अवास्तविक था कि कभी कभी लगता था जैसे स्वानतियन सेक्ट में हुआ वो नरसंहार कुछ और नहीं बल्कि महज एक भूला बिसरा सपना था। लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड उस मंजर को भूला नहीं था। अब हालत यह थी कि कभी कभी कुछ नासमझ यंग कल्टीवेटर्स अगर मेरे बैरियर के 100 मील के दायरे में भी भटक आते तो उन्हें अचानक ऐसा लगता जैसे वो किसी इनविजिबल दीवार से टकरा गए हों, और वो खौफ से कांपते हुए वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते। धीरे धीरे नॉनशान का ये पूरा इलाका पूरी दुनिया के लिए एक फॉरबिडन जोन बन गया। वहीं दूसरी तरफ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेरे बारे में अनगिनत अफवाहें फैलने लगी थी। कुछ लोगों का कहना था कि लू बेईमू सेक्ट्स का सफाया करने के लिए वापस लौट आया है। कुछ का दावा था कि मैं डेमोनिक रास्ते पर चल पड़ा हूँ और उस दिन का वो स्लॉटर किसी प्राचीन शैतानी आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए था। और कुछ तो यहाँ तक कहते थे कि मैं कब का मर चुका हूँ और उन्होंने उस दिन जो देखा था वो कोई जिंदा हुआ प्राचीन राक्षस था। लेकिन कहानियां चाहे जितनी भी बदल जाएं, उन सब का एंड हमेशा एक ही बात पर होता था, तुम इस दुनिया में किसी से भी पंगा ले लेना, लेकिन गलती से भी नॉनशान के खेतों में कदम मत रख देना। और कुछ भी हो जाए उस लड़की पर कभी हाथ उठाने की भूल मत करना, वही लड़की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी रो पड़ती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करो और एक सब्सक्राइब करो।